ओम प्रकाश धनखड़ जी ने किसी भी विरोध इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसान नेता के समक्ष एक बार बैठ जाओ आप। चुनौती है, मतलब कोई एक बार बैठ जाओ। धनखड़ कोई इतनी बड़ी तोप थोड़ा ही ना है। 612 करोड़ दावा और आरटीआई में सिर्फ 12 लाख 611 करोड़ 88 लाख कहाँ गया। 2014 से पहले देखेंगे ना, इस सरकार से पहले गुआर 30,000 रुपए देखा हमने, कपास 10,000 9,000 रुपए बिकती देखी, धान हमने 4,000 5,000 रुपए बिकता देखा, चना हमने 10,000 रुपए बिकता देखा। इस 6 साल में क्या हुआ? पूरे प्रोग्रेसिव फार्मर नॉर्थ इंडिया राधे मोहन जी का अवार्ड मेरे पास है, मुख्यमंत्री जी का अवार्ड मेरे पास है, कृषि मंत्री धनखड़ जी का अवार्ड मेरे पास है, डीजी साहब का अवार्ड मेरे पास है। मन इब्ताई के प्रधानमंत्री जितने भी आए, इतना झूठा प्रधानमंत्री को नहीं देखा। किसान के लिए मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं कि किसान के जो भी किसान भाई है, अब जाग जाओ। ये पीढ़ी हम तो मर लेंगे जिस तरह भी, लेकिन अपने भविष्य के भावी अपनी औलाद के लिए, नहीं तो औलाद कहेगी कि पापा जब ये देश का किसान के लिए ऐसे ऐसे जुल्म ढाए जा रहे थे, ऐसी ऐसी योजना बना रहे थे, तब तुम खामोश क्यों बैठे थे, क्या कर रहे थे? जब कोई किसान ये नहीं बता पाएगा कि या तो मेरे को पता नहीं था, या पता था तो आलसी था, पता था, जाने का इच्छुक था तो हिम्मत नहीं कर पाया। आज वो चीज जो भविष्य में हमारी वर्तमान पे भावी पीढ़ी पर जो संकट आने वाला है, अगर आज वो किसान नहीं चेता, मैं नहीं चेता, तो मेरे बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार है नहीं। बेरोजगारी के आंकड़े इतने बढ़ते जा रहे हैं। कल हमारे पढ़े लिखे बच्चे आपस में क्या करेंगे? बिहार, झारखंड, असम, बंगाल क्या करेंगे? रोजगार है नहीं, खेती में कोई फायदा नहीं, आपस में काटेंगे, मारेंगे, जो लूट खसोट चोरी चकारी, इसके सिवाय क्या करेंगे? पेट तो भरना पड़ेगा। तो ये देश भी गया, नस्लें भी गई और फसलें भी गई, सब कुछ चला जाएगा अगर देश नहीं जाएगा, आज देश का किसान नहीं जागा। तो यही अपील करना चाहूंगा भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। मेरे साथ रमेश पंघाल हैं, किसान हैं और एक्टिविस्ट हैं। इन दिनों एक मुहिम चला रहे हैं आप लोगों को जागरूक करने की। जागरूक किस मुद्दे को लेके? 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार कृषि को लेकर आई है, उसके बारे में पूरे प्रदेश और एक तरह से कहा जाए तो पूरे देश के किसानों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से तीनों अध्यादेश किसानों को और खेती को बर्बाद करने वाले हैं। लेकिन कितना ये लोगों को समझा पा रहे हैं और किस तरह से लोग इनके संदेश को ले रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रमेश जी, सबसे पहले मैं एक खबर मेरे पास आई थी जब मुझे पता चला था कि आप से बात हो जाएगी, उससे पहले एक बयान मैं पढ़ रहा था। ये हरियाणा भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी। इन्होंने ये दावा किया है कि जो स्वामीनाथन आयोग ने खेती के संबंध में जितने भी मुद्दे उठाए थे, उन सबको भाजपा ने पूरा कर दिया है। मतलब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं। इसका मतलब मैं उम्मीद करूं कि आप तमाम लोग अब खुशहाल होंगे, आपके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है किसानों के पास। अरे भाई साहब, ये सरकार कर क्या रही है? अब इसमें पहले स्वामीनाथन के बारे में जानना चाहें हम। इन्होंने क्या किया, कहां से लागू कर दिया? स्वामीनाथन C2 फार्मूला ये था कि उसमें फैमिली लेबर FL भी था, उसमें जमीन की लीज भी थी। अगर मैं किराए पर लेकर खेती करता हूं, क्या वो शामिल है? क्या उसमें ट्रैक्टर की जितना मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो शामिल है? क्या ट्रैक्टर ब्याज पे बैंक से कर्ज लेके किसान ला, क्या वो उसके अंदर शामिल है? इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया सिर्फ ट्रैक्टर की जुताई लगा ली, बीज का खर्चा लगा लिया, थोड़ा बहुत और खर्चा लगा करके इन्होंने तो एक इतना फ्रेब किया है किसान के साथ। रमेश जी के बारे में मैं एक बात बता दूं कि सरकार बार बार कहती है कि परंपरागत खेती से किसान दूर हटे, प्रोग्रेसिव फार्मर बने। ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, ये परंपरागत खेती के बजाय सब्जी की खेती भी करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं। सर, क्या हाल हुआ इस बार जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का दावा करते हैं, उनको अगर बताना चाहें तो? टमाटर क्या रुपए किलो भी कहते हैं सर आपके? सिर्फ 2, मेरे पास प्रमाण है, बिल है, 2-2.5 रुपए, 2.25 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए। उसमें तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा अगर निकाल दिया जाए तो 10 पैसे किलो का भी नहीं बचा। इसलिए फसल हमें
तुड़ाई करना ही बंद कर दिया, क्योंकि बस तो कुछ वो खेतों में खड़ी खड़ी फसल खेतों में खड़ी बर्बाद हो गई थी। मतलब जो टमाटर आपको आम तौर पे वो 50-60 रुपए किलो भी जाता है, लेकिन आम तौर पे 20-30 रुपए किलो तो आपको मिलता ही है। उसका किसानों को मिलता है सर 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया। जब भी आप ये जो भावांतर भरपाई योजना का खूब विज्ञापन होता है, टेलीविजन पे सुनते होंगे, मुख्यमंत्री के जुबान से सुनते होंगे, बीजेपी के सोशल मीडिया पेजेस पे सुनते होंगे। सर ये जो भावांतर भरपाई योजना है, इसके बारे में बहुत बखान होता है कि आप लोगों को जो फायदा हुआ है कमाल है ये। इससे सर मैंने आरटीआई लगाई है, वो मेरी पड़ी यहाँ यहीं पे आरटीआई, वो जो उसकी रिपोर्ट है उसमें इनका कोई परवीन अत्रे पता नहीं एक हरियाणा न्यूज पर प्रोग्राम दे रहा है कि हमने 612 करोड़ रुपए वितरण कर दिया है किसानों को बीबीवाई योजना के तहत। तो फिर हम यहाँ आए तो हमने डीजी साहब से पूछा जी कितना मिला क्या है अब तक किसानों को, जब से ये लोन चाहिए, बोला 612 करोड़ रुपए। तब मेरे को दर्द हुआ, मैंने आरटीआई लगाई। भाई साहब शर्म आने की बात है, शर्म आने की बात, मात्र 12 लाख रुपया, मात्र 12 लाख, 612 करोड़ हाँ, दावा हाँ, और आरटीआई में सिर्फ 12 लाख। 12 लाख, 611 करोड़ 88 लाख कहाँ गया? अगर 3 फसलों में 12 का 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना और कर लोगे तो भी 600 करोड़ कहाँ गया? मैं धनखड़ साहब से यही सवाल करना चाहता हूं, ये आंकड़े लेकर मत आओ धनखड़ साहब, अगर ऐसे झूठे आंकड़े लेकर मत आओ, लेकिन किसी किसान हितैषी के सामने एक बार बैठ के कहो कि आपने पिछले 5 साल में किसान को क्या दिया और आपकी मीटिंगों का खर्चा कितना आया। अगर वो इन्होंने अपनी पब्लिसिटी, बीबीवाई की पब्लिसिटी के ऊपर जितना पैसा लगाया ना, अगर वो पैसा भी किसान को मिल जाता तो किसान आज कहीं बेहतर होता, कहीं बेहतर। लेकिन सारा उलझाए रखा, आज एग्रीसमिट में फरीदाबाद में, आज रोहतक में, आज फलाना, आज बीबीवाई लॉन्च कर रहे हैं, आज भिवानी में प्रोग्राम, ब्लॉक वाइज प्रोग्राम किए, ये ऐसे ही तो भड़का रहे हैं, क्या पता इनको किसान के दर्द ठीक है, का। धनखड़ साहब पे वापस आते हैं और साथ ही हम लोग अपने आज के असली मुद्दे पे भी आ जाते हैं। सर 3 अध्यादेश, इसके बारे में धनखड़ साहब का और बीजेपी के तमाम नेताओं का आरोप ये है कि विपक्ष भड़का रहा है, जबकि मैंने अब तक विपक्ष का कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा इस मुद्दे को लेके। किसान हैं, आप लोग एक्टिविस्ट हैं, इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलनरत है। सर कौन भटका रहा है, कौन भ्रमित कर रहा है, आप लोगों को शिकायत क्या है इन 3 अध्यादेशों से? इससे कौन भड़काएगा भाई साहब, ये खुद ही तो है कि अपनी कमजोरी को कितने दिन छुपाएंगे। आज इन्होंने ऐसा हाल कर दिया, प्रदेश का युवा बच्चा महसूस कर रहा है कि बेरोजगारी के आंकड़े कहां से कहां चले गए, कितने गुना ज्यादा बढ़ गई। वो किसान भी महसूस कर रहा है कि मेरा बच्चा क्या करेगा। आज पूरे प्रदेश में कोई एक बच्चा या बाप ये बता दो कि बेटा तू खेती कर लिए, या कोई बच्चा ये बता दो कि पापा मैं खेती करूंगा। क्यों? इन 3 अध्यादेशों से क्या शिकायत है? 3 अध्यादेश, देखो पहला अध्यादेश इतना खतरनाक बना, एक छत दी थी जो एपीएमसी एक्ट लागू हुआ, एक छत दी थी मार्केट कमेटी की कि जितने एमएसपी रखे जिन फसलों के, वहां पर कम से कम गारंटी थी, उससे कम नहीं। ये बात मैं कह रहा हूं कि तमाम जो लोग हैं, आप लोगों को अगर राफेल के तमाम फीचर्स समझ में आ गए हों कि भी उससे क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है, वो किस तरह से उड़ता है, कितना पावरफुल है, उसके बाद आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के इन 3 अध्यादेशों के बारे में भी समझिए। ये आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके अपने परिवारों और आपके अपने पिता के रोज़गार को, उनकी खेती को प्रभावित करने जा रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करने जा रहा है। यहाँ से शुरुआत होती है सर पहले अध्यादेश। इस तरह से देखो भाई साहब, ये शुरुआत कहाँ से हुई? एपीएमसी एक्ट लागू हुआ सन 1955 में। क्यों लागू हुआ? क्योंकि उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई भी पूंजीपति उससे पहले जो आज ये कर रहे हैं ना, काला बाजारी होगी, किसान की लूट होगी, इससे बचाने के लिए वो एक्ट लागू किया था उस वक्त की सरकार ने। कैसे किया था कि एमएसपी रखा, भाई इतना तो एमएसपी, मान लो गेहूं का 100 रुपए एमएसपी रख दिया, तो कई बार उस एक्ट में एक प्रावधान था कि 100 तो किसान का पक्का है ही है, इससे ऊपर बिकेगा ना वो किसान के खाते में जाए, किसी बिचौलिए के खाते में नहीं जाए या किसी पूंजीपति के खाते में नहीं जाए। ऐसा बार बार हुआ है। अगर 2014 से पहले देखेंगे ना, सरकार से पहले गुआर 30,000 रुपए देखा हमने, कपास 10,000 9,000 रुपए बिकती देखी, धान हमने 4,000 5,000 रुपए बिकता देखा, चना हमने 10,000 रुपए बिकता देखा। इस 6 साल में क्या हुआ कि
वही रेसो इनको कुछ भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो किसान को एक बार 3-4 साल में, अगर इस साल गुआर का मिल गया, इस साल कपास का मिल गया, बाजार के रेट अच्छे हो गए, तो एक बार जीवन दान मिल जाया करता था। तो उस एक्ट को खत्म करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने जो मंडी में खरीद होती थी, ये पहला वो ऑर्डिनेंस है, मंडी में खरीद होती थी तो जो आड़ती पूंजीपति या जो भी था, खरीद के ऊपर टैक्स उसके लगा करता था, वो टैक्स माफ कर दिया 6%। अब वो क्यों खरीदेगा मंडी में? रोड पे खरीदेगा, सड़क पे खरीदेगा, खेत में खरीदेगा, बाजार में खरीदेगा, कहीं से भी खरीदेगा, क्योंकि उसका 6% बच रहा है। लेकिन ये एक सुविधा किसानों को भी तो मिलेगी ना, कि भी अब वो मंडी में ही बेचने के लिए मजबूर नहीं है, बाहर भी कहीं बेचे। सर किसानों को, हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर सरकार एक लाइन लिख दे तो कि एमएसपी से नीचे आपकी कोई फसल नहीं बिकेगी। धनखड़ साहब ने जितनी ताकत लगाई इतनी देर एक प्रोपगंडा रचने में कि किसान भड़का रहे हैं, धनखड़ साहब हम आपसे अपील करते हैं, आपका आदर करेंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, हार पहनाएंगे, एक लाइन लिखवा दो इन तीनों अध्यादेशों के, एक चौथी लाइन लिखवा दो कि एमएसपी से नीचे की खरीद किसान की नहीं होगी। हम गारंटी देते हैं, हमें कानूनी अधिकार इस चीज का दिलवा दो, हम उनका स्वागत करेंगे बार बार। क्यों फरेब में डाल रहे हो हमें? पहला तो इतना खतरनाक है साहब, फिर क्या करेंगे ये 2 साल जैसे जियो की लत लगाई थी 2 साल खेतों में, एक बार सरकारी दबाव में या पूंजीपतियों दबाव में ठीक रेट दे देंगे। तब तक जो मंडी का ढांचा था, इस देश के हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से पसीने से खड़ा किया था, उसमें करोड़ों लोग रोजगार पा रहे हैं, सरकार को फायदा हो रहा है, वो ध्वस्त हो जाएगा। कोई जाएगा वहां नहीं, एक छत थी, वो छत भी गिरा दी गई, जो टूटी फूटी चूरी थी, उसमें कुछ भी था, लेकिन किसान के सर पे एक छत थी, वो 2 साल में उसको कह देंगे कि इसको भी दे दो उनको। अब जो मंडी बोर्ड है ना हरियाणा का, हाँ। एक तो है ना, ये फायदे में बहुत कम संस्थाएं होती हैं, बहुत कम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो फायदे में था। और उससे एक और फायदा होता है, जो ग्रामीण बहुत सारी सड़कें मंडी बोर्ड के पैसे से बनती थी, लेकिन धीरे धीरे वो जब मंडी से बाहर सारा व्यापार होगा तो वो घाटे में होगा। और एक बहाना सरकार के पास हमेशा होता है कि ये संस्था घाटे में चली गई है तो उसको बेच दो, खत्म कर दो। 2 साल में खत्म कर देंगे भाई इसको। एक चीज इसमें सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। नहीं, दूसरा एक और था। जी हाँ, दूसरा इन्होंने क्या किया कि आज तक एक उसी एपीएमसी एक्ट में कानून बनाया गया था, एक लिमिट बनाई गई थी कि आप जैसे ये मान लो 2000 टन से ज्यादा गेहूं का स्टॉक नहीं कर सकते। हाँ भाई आप 100 क्विंटल टमाटर से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, आलू का नहीं कर सकते। उसमें एक लिमिट थी ताकि काला बाजारी को बढ़ावा ना मिले, कि पूंजीपतियों का कब्जा ना हो बाजार के ऊपर। वो लिमिट खत्म कर दी कि कोई, अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं अकेला पूरे देश का अन्न, दाल, फल, सब्जी इकट्ठा कर सकता हूं। किसान की फसल ज्यों ही आएगी मैं 2-2, 4-4, 5-5 रुपए में ले लूंगा। जब भी मेरे दिल में आएगा कि किसान की फसल निकल गई, मैं भाव इतने गिरा दूंगा, शॉर्टेज कर दूंगा। तब उसी फसल को 5 रुपए में खरीदी हुई फसल को वो 80-80, 70-70 रुपए में बेचेंगे। ऐसा बुरा कानून लेके आए हैं ये एक तरह से जमाखोरी को लीगलाइज करने का तरीका है कि आप कितनी भी फल, सब्जियां या फिर फसल को स्टॉक कर सकते हैं, जमाखोरी कर सकते हैं, और जब आपके रेट ज्यादा हो तब आप बेचिए, कम रेट हो तो आप जमाखोरी कीजिए, मार्केट के अंदर एक तरह से आप स्पेस खड़ा कर दीजिए। अब इसके बारे में एक दलील जो मैंने किसी के बारे में मतलब ये सुना नहीं है कि कोई इस मतलब ये वाहियात जो एक्ट लेके आए हैं इसको डिफेंड कर सके। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनका मैंने ये बयान सुना था। वो कह रहे थे कि इससे तो किसानों को भी तो फायदा होगा, कि किसान भी तो स्टॉक कर सकते हैं, किसान भी जब महंगी होगी तो बेच सकते हैं। सर एक बात मैं मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के किसान की आप जमीन की फर्द निकाल के देख लो। पूरे प्रदेश के एक, मैं ये बता रहा हूं कि 1 लाख किसानों में से आप 10 किसान ऐसे दिखा दो जो कर्ज में ना डूबे हुए, उनकी जमीन गिरवी ना रखी हुई हो। वो बेचारा किसान अपना अनाज स्टॉक कर लेगा। अरे वो तो अगर फसल 2 महीने भाई 2 महीने 5-6 फसल आओ से न, तो 2 महीने पहले अगले खान लग जाए। बढ़िया न्यू का मेरे चिन्नी के दे, पड़ोसी न्यू का मेरे ले रखे भाई, तो खाद का कट्टा खाता ले रखे वो दे, वो स्टॉक कर लेगा। अरे तो वो टाइम है मुश्किल तक अड्डे है। मुख्यमंत्री जी एक बार असली हकीकत किसान का घरी बैठ के देखो, 10 किसाना का घरी जाके देखो, प्रदेश का किसी भी कोने में जाके देखो, आप 10 किसाना घरी बैठ के देखो उसकी हालत क्या हो रही है। किसी ये
इसमें एक चीज़ और है कि भाई खट्टर साहब का ये कहना है, क्या अब कोई पाबंदी है? अगर स्टॉक करना ही है अगर किसान को, तो अब क्या कोई पाबंदी है? अभी भी तो कर सकता है, इसके लिए इनके ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, हाँ सही बात है। अब से पहले कौन रोक रहा था हमें? अब ये कह रहे हैं वन नेशन वन मार्केट, हाँ हैं? जी, हाँ, वन नेशन वन मार्केट। अब से पहले कौन रोक रहा था हमें? हम चाहे अहमदाबाद बेचो, जयपुर बेचो, दिल्ली बेचो, कलकत्ता बेचो, किसान की तो कहीं कोई रोक नहीं थी। ये सिर्फ एक फंडा बनाया गया है, ये पूंजीपतियों के रास्ते खोले गए हैं भाई। ये कैसे खोले गए? हमारे यहाँ गेहूं होता है, ये पूर्वोत्तर में ले जाएंगे, वहां गेहूं नहीं होता। यहाँ से थोड़े पैसे में खरीद के वहां पे पूरा माल उठाएंगे। ये फिर दक्षिण राज्यों में ले जाएंगे, जो यहाँ की फसलें हैं, नॉर्थ की फसलें हैं, वो दक्षिण में बेचेंगे, दक्षिण की है वो नॉर्थ में बेचेंगे, ईस्ट की है वो वेस्ट में बेचेंगे। ये तो उनका रास्ता साफ किया। अब एक बात बताओ, मैं आज तक मेरे तोसाम के सिवाय, जो 3 किलोमीटर है मेरे गांव से, उसके सिवाय मैं भिवानी 24 किलोमीटर नहीं लेके गया। उस वन नेशन वन मार्केट का मेरे को क्या फायदा? मैं कर्नाटक ले जाऊंगा, मैं हैदराबाद ले जाऊंगा, मैं कहां ले जाऊंगा? ये क्यों उल्लू बना? इस बातों से काम नहीं चलेगा। अब देख रहे हैं हम, और कोशिश भी कर रहे हैं। अब किसान का बेटा भी समझने लगा, क्योंकि उसको भविष्य, वर्तमान पीढ़ी तो कर्ज के तले दबा के किसी न किसी तरह जी लेंगे, लेकिन बाप और बेटा दोनों सोच रहे हैं कि आज भविष्य हमारा कैसा होगा। अगर आज भी किसान नहीं जागा तो उसका भला करने वाला कोई नहीं है। सर, एक तीसरा जो अध्यादेश है, इसमें जो कहा जा रहा है कि सरकार से तो ठीक, आप लोगों की शिकायतें रहती कि एमएसपी नहीं मिली, एमएसपी से कम रेट पे खरीद रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े घराने हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे कि आप हमारे लिए फसल उगाइए, हम सरकार से ज़्यादा रेट आपको देंगे, तो उससे क्या आपत्ति है आप लोगों को? भाई अब एक बात बताओ, जो ज़्यादा रेट वाले ये जो सरकार बता रही है, पहले भी थे ना? किसने रोक रखा है इनको? आप खरीद लो, बिना कानून के खरीद लो ना। ये लिख के दे दो एक लाइन, ये कि ये गारंटी हम लेते हैं, चौथी एक लाइन है, ये गारंटी हम लेते हैं कि एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी। उस एक लाइन के ऊपर ये अटके क्यों हुए हैं? वो ना तो चीफ मिनिस्टर जी बात कर रहे हैं उस एक लाइन के लिए, ना अपने या बने अध्यक्ष ये बात कर रहे हैं, ना इनका कृषि मंत्री कर रहा है, ना प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ना देश का कोई भी सरकारी आदमी इस बात पे बात नहीं कर रहा है। अब क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला? इन्होंने इतना बड़ा लीफलेट बना के देंगे हमें, हैं? हमारे देश में 6 तरह की ऋतुएं हैं भाई। हमारा देश उन देशों की तरह नहीं है, अमेरिका और ज्यादा गर्म अफ्रीकी देश है उनके की तरह। हमारे फसल या तो 1 महीने पहले आ जाती है या 1 महीने बाद। कभी ओलावृष्टि मारती है, कभी ज्यादा सर्दी मारती है, कभी ठंड मारती है। उस एग्रीमेंट में बाकायदा लिखा जाएगा, जिसको किसान 25 पन्ने को कभी जान ही नहीं पाता। कितने % किसान जान रहा है? इस तारीख से इतनी तारीख तक मैं इतना अनाज लूंगा, इस तारीख से इतनी तारीख तक मैंने इतने किलो क्विंटल अनाज चाहिए। अगर 1 महीना लेट आई तो इतना टमाटर लूंगा। दाना छोटा है मोटा, अब क्या करेंगे? ये ऐसा करेंगे, मान लो बाजार में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा 20 रुपए किलो का, टमाटर का 20 रुपए किलो का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और बाजार उस टाइम सस्ता है, ये 10 रुपए किलो बाजार में मिल रहा है इनको। ये क्या कहेंगे? आके देखो, आपने लिख रखा है इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, ये साइज इस साइज का मिलना चाहिए। ये छोटा बताएंगे, उसको काना बताएंगे, नाटा बताएंगे, उसमें कलर में चमक नहीं। हाँ, जिसको किसान पहचान ही नहीं पाएगा। 1000 खामियां बताकर ये बाजार से 10 रुपए खरीदेंगे। मान लो बाजार में 30 रुपए भाव है, नहीं, फिर आपके पास ऑप्शन है ना, आप एसडीएम से उनकी शिकायत कर सकते हैं। नहीं है, हाँ, आखिरी चीज एसडीएम किसका है? मेरी सुनेगा, एसडीएम भी तो सरकार का नुमाइंदा है, उससे आगे कहीं जगह नहीं है। उससे आगे भी तो भाई कहीं जगह नहीं है कि एसडीएम तक मामला सुलझाओ, उससे आगे कुछ नहीं है। अब मान लो बाजार 30 रुपए हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 20 रुपए का, तो ये क्या कहेंगे कि देख, पूरी एक दाना बाहर नहीं बेचेगा, सारी की सारी हम लेंगे। अगर ज्यादा हो गई तो हमें उस तरफ दुखी करें, हमें तो इतने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो बाकी की कहां बेच के आएंगे हम? कम रह गई तो पेनल्टी लगाएंगे। ये ऐसे जो इतना बड़ा पन्ना बनाएंगे, इतनी बड़ी बुक बनाएंगे, उसमें किसान को ये उलझा के रख देंगे भाई, इतना बुरा उलझा के रख देंगे उसको। कितने विद्वान हैं जो पढ़ पाएंगे इनकी शर्तें? और अब पहले एक चीज है सर, पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा कर रहा है कि भाई उनसे अच्छा, उनसे सच्चा और खास तौर पे किसान हितैषी कोई नहीं है। आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा कि नरेंद्र मोदी ने अगर किया है तो सही किया होगा, सोच समझ के किया होगा? देखो भाई,
ना तो किसी संगठन से जुड़ा हूँ ना पार्टी से जुड़ा हूँ, जिसका दिल करता है उसका वोट डाल देता हूँ बस। ना कोई किसान संगठन है, बतौर किसान खूब बक बक करता रहता हूँ। लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में महसूस किया है, क्योंकि उस वेव का हिस्सा मैं भी था, शायद ऐसा प्रधानमंत्री आया है इस देश का भला करेगा। जब यूपी की रैली में इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जिस दिन सत्ता दिल्ली की सत्ता संभालूंगा साथियों, स्वामीनाथन C2 फार्मूला लागू करूंगा, फसल का 1.5 दाम दूंगा, वो वहां पे उलझा के रख दिया। पब्लिक ने, हमने तालियां पीटी, गदगद हुए, हम प्रधानमंत्री है, पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री बने कि कुछ करेंगे। दूसरा जिस दिन दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होऊंगा, पहली कलम से सभी तरह का संपूर्ण कर्जा मुक्ति पूरे देश के किसान की। बड़े खुश हुए हम, बड़े खुश हुआ देश का किसान। तीसरा, इतना काला धन है इस देश का बाहर कि हर किसान और देशवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तब ये सोचा कि देवदूत बन के आया इस धरती के ऊपर। चौथा, इन्होंने कहा कि भाइयों 2 करोड़ रोजगार सालाना पैदा करूंगा। हमने सोचा कि ये 4 मुद्दे किसान के, बाकी तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, रेल वो कौन सी रेल लिया हुआ था वो बेच दिया, बेच दी आड़ाड़ी है। 4 किसान संबंधित जो बात थी उसका खातर नहीं सोचा था ये शायद कोई अवतार अवतरित हुए हैं, कौन से देवता के हैं। लेकिन आज मैं एक बतौर किसान, क्योंकि इससे सरकार पर अवार्ड भी ले रखे मन पूरे नॉर्थ इंडिया बतौर प्रोग्रेसिव फार्मर नॉर्थ इंडिया, राधे मोहन जी का अवार्ड मेरे पास है, मुख्यमंत्री का जी का अवार्ड मेरे पास है, कृषि मंत्री धनखड़ जी का अवार्ड मेरे पास है, डीजी साहब का अवार्ड मेरे पास है। लेकिन मैं आज देश के किसान को ये बताना चाहता हूं, जहां तक मैंने महसूस किया, और भाई मन किसा बावड़ा जानो क्षाणा कि मन ने ये बताएं कि प्रधानमंत्री जितने भी आए, इतना झूठा प्रधानमंत्री को नहीं देखा, इतना झूठा प्रधानमंत्री कौन देखा। और उसकी नीचे की लॉबी, जब प्रधानमंत्री न्यू टुच की बजाय जी तो 10 है टुच की बजाओं से न्यू कोई सोचनिया नहीं, के लाओ से के करें से कट। आज हिंदुस्तान का किसान की हालत 2%, 2 कदम आगे नहीं चल पाया है किसान देश का। लेकिन 2022 तक डबल आय होने वाली है, आपको पता है ना, और इसके लिए मतलब साल एक भर का टाइम बचा। देखो 2022 तक ये तो कन्फर्म है, आप आंकड़े निकाल के देख लो। मैं कांग्रेस की कभी भी ये नहीं कहता, लेकिन मैं 2014 पे अटका खड़ा हूं क्योंकि इनके 30 लाख है। 14 और 20-22 तक लागत तो डबल हो जाएगी खेती की, ट्रैक्टर भी महंगा हो जाएगा, समरसीबल पंप भी महंगा हो जाएगा, और भी जितने भी चीज हैं, खाद भी महंगी हो जाएगी, डीएपी भी महंगी हो जाएगी, डीजल भी महंगा हो जाएगा, हमारा कपड़ा भी महंगा हो जाएगा, हमारा कसिया भी महंगा हो जाएगा, हल भी सब की महंगा हो जाएगा, लागत तो डबल पक्की हो जाएगी। लेकिन आमदनी, आज इतनी बड़ी OECD संस्था है, 36 देशाई संस्था है, उनके बड़ी बड़ी संस्थाएं के आंकड़े हैं कि 2% इजाफा हुआ है मोदी सरकार या अपने खट्टर सरकार है पास, मात्र 2% इजाफा हुआ है किसान की आमदनी में। और जब सही आंकड़े लगाओगे, अब देखो कितने बढ़िया तरीके से पूरा देश का किसान बेवकूफ बनाया इन्हें। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना, अरे ये 450 रुपए थे फसल बीमा योजना के। मैं तो अंदाजा लगाओ, ये एक बहुत समझन की बात है, जब कोई समझे तो। जब मेरे पास 3 किले कपास के हैं तो 16.5 कर दिए ना, 33 से तो एक फसल, पूरी रब्बी नहीं, उसकी एक फसल, मात्र एक फसल 3300 रुपये उड़े काट लिए, बताओ। और जो दूसरी फसल कपास की जो बीमा की किस्त है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 3 गुना हो चुकी है। आपको शायद नहीं पता होगा, मुआवजा मिलता है सर किस चीज का? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आप करवाते हैं, उसके जो पैसे कटते हैं। भाई कहीं भी सब्जी का तो प्रावधान ही नहीं है, बागवानी फसलों का तो ना तो बीमे का प्रावधान है, ना मुआवजे का प्रावधान है। कभी कभार एक आध बार मुआवजा, आप आंकड़े निकाल के देख लो कंपनियों को फायदा कितना हुआ था, शायद 24,000 करोड़ रुपया कंपनियों को फायदा हुआ था। पढ़ दे रहा। पी साईनाथ हैं, एक किसान एक्टिविस्ट हैं और पत्रकार भी हैं। उनका ये आरोप था कि फसल बीमा योजना राफेल से भी बड़ा घोटाला है, ये हर साल होता है, हर सीजन में होता है असल में। तो सर, 3 अध्यादेशों को लेके लोगों को जागरूक करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए अब आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को समझाएंगे?
भाई हम तो जो भी यथासंभव कोशिश होगी, क्योंकि अब पीक पर आ गया है। मैं तो हर उस बाप को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इन 3 अध्यादेशों के बारे में जानते हैं तो अपने बेटे को बताओ। हर उस बेटे को, विशेष करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के हर उस बेटे को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इन अध्यादेशों के बारे में जानते हो तो अपने बाप को बताओ। और हर उस आदमी को कि आप गांव में सिर्फ आप इनको समझ पा रहे हो, नहीं तो बोली कौम है किसान, बहुत बोली कौम है, और ये गर्त में चली जाएगी। जिस दिन ये हाहाकार मचेगा ना, यही हाल किसका हुआ था? बिहार का हुआ था। हाँ, आज तक बिहार में धान का 1750 रुपये MSP है, और वो लोग पंजाब में आकर बेच रहे हैं, वहां पर 1100 रुपये से ऊपर नहीं बिका है भाई साहब। वो ही चीज अब वहां पर मक्का लोगे आप, बिहार में 1100 1000 में, और यहाँ तक भी आरोप लगते हैं हमारे यहाँ पे जब कोई धान टाइप का घोटाला करना होता है तो वहां से सस्ते चावल खरीद के लाए जाते हैं। और किसी को ये भ्रम हो कि ये जो 3 नए अध्यादेश हैं ये बड़े कमाल करने वाले हैं, तो बिहार के किसानों की हालत जरूर देख लेनी चाहिए। दूसरा एक मक्की का है। मक्की बिहार में अपने जो ये पोल्ट्री वाले फार्मर हैं वहां से 600 रुपए में खरीद रहे हैं भाई साहब। 900 रुपए में आकर के हरियाणा में पड़ रही है वो मक्की। इन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसी बेनिफिशियरी क्रॉप लगाओ कि हम तुम्हें रेट देंगे, तो धान क्यों लगाएगा किसान? उसको धान के बराबर की फसल दे दो, बच्चे पढ़ाने हैं, उसको धान के बराबर की आमदनी वाली फसल दे दो, चाहे सूखी बिना पानी की बिरानी कोई फसल लगवा दो, क्यों लगाएगा किसान? ये तो जो है ना, टमाटर में इन्होंने लॉकडाउन में क्या किया, यही तो किया। मंडियों में क्या किया कि जो 24 घंटे मंडी खुली रहा करती थी वो 8 घंटे कर दी, और जो 100 दुकान थी वो डिवाइड कर दी एक हफ्ते में। अब किसान माल लेके जाएगा बेचारा, कितना बिकेगा? वो जालंधर लेके जाए, लुधियाना ले, इसीलिए तो सारी सब्जियां किसानों की खेतों में सड़ी। इन्होंने अलग व्यवस्था नहीं करनी आती। कहीं से आप बता दो इन्होंने कोई एक स्टेप उठाया हो कहीं भी? क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ ये माइक के आगे बैठकर एक झूठ का पुलिंदा। एक विद्वान जो आज इसका नेता है, किसी यूनियन का नेता, संगठन का किसान नेता है, इनका चमचा नहीं, जो उस दिन बता रहे थे किसान नेताओं से बात की, वो किसान नेता है जो इनसे बात करके कमिटमेंट करा इसने, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने। किसी भी विरोध, इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसान नेता के समक्ष एक बार बैठ जाओ आप। चुनौती है, मतलब कोई धनखड़ कोई इतनी बड़ी तोप थोड़ा ही ना है कि भी आप अपने चमचों के बीच में बैठ के स्पीच देते हो। आपने स्वामीनाथन आयोग भी लागू कर दिया और ये किसानों की गत बदलने वाले 3 अध्यादेशों के बारे में बता दिया। बैठ जाइए, चुनौती है, खुली चुनौती है, कैमरा के ऊपर है। रमेश पंघाल जी के साथ बात कीजिए, और बहुत सारे किसान संगठन है, किसान नेता जो इनका विरोध कर रहे हैं, जो आपकी जय जयकार हर चीज में करते हो, उनसे बात करने का, उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। आइए धनखड़ साहब, खट्टर साहब, कीजिए बात। आप इतनी बड़ी तोप नहीं है कि आप मतलब किसानों से बात नहीं करेंगे। और भी इनका कोई बड़ा विद्वान है, नेशनल लेवल कोई बड़ा विद्वान, देवेंद्र शर्मा हैं, ये अपने हिमाचल वाले देवेंद्र शर्मा, कृषि अर्थशास्त्री, उनसे बात कीजिए एक बार बिठा दो किसी भी डिबेट में। तुम्हारे 10 होंगे वो अकेला होगा। योगेंद्र यादव जी हैं, उनको बिठा दे, तुम्हारे 20 होंगे वो अकेला होगा। और भी हैं बहुत सारे, पी साईनाथ जी हैं, उनके सामने बैठा दो आप। प्रोफेसर अनंत कुमार हैं जो खेती से संबंधित जो काम कर रहे हैं, राजूवाड़ हैं पंजाब से, उनके सामने बैठा दो आप। किसी के, लेकिन अपने चुनिंदा चमचे के सामने नहीं। एक और चुनौती मैं इनकी तरफ से ही देना चाहता हूं, जो आप लोगों के तमाम चैनल हैं, तमाम चैनल जो आपके लिए ही काम करते हैं, उन पे बैठा दो। हाँ, आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका रिपोर्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए।